Hi everyone, welcome to Major HS Kalsis Balnoi Academy. Myself Reshma Khan, I am chemistry faculty here. आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एनडीए पेपर का 2024 फर्स्ट के केमिस्ट्री पार्ट का। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आप लोगों को बता दूं। बेटा यहाँ जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 आते हैं। ऑल ओवर द साइंस पार्ट जो है उसमें 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से केमिस्ट्री की जो वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन की है। ये जो 10 से 15 क्वेश्चंस है ना, इनका एक जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत बहुत ईजी है, बट समटाइम क्या होता है कि थोड़ा सा वेरिएशंस हो जाता है, जैसे कि इस बार के 2024 के फर्स्ट पेपर में हुआ। इस बार के पेपर में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, और जो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है वो मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चंस का होना होता है। तो 1 और 2 क्वेश्चन से हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना। हमें जो हमारे सेम पैटर्न वाले क्वेश्चंस है विच इज अप्रोक्सीमेट 70 से 80%, हमें उसको फोकस करना है। यहाँ के सिलेबस में, यहाँ के टॉपिक्स में आपको डेप्थ में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आपको कंपाउंड्स की इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपको उसका यूज पता होना चाहिए कि आप उसको कहाँ पर यूज कर रहे हैं, कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द केमिस्ट्री 2024 फर्स्ट एनडीए पेपर के केमिस्ट्री क्वेश्चंस का पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट बच्चे। ओके, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन which exist in a two isotopic form, this is 10b and 11b, is 10.81. okay, so what will be the abundance of 10b and 11b respectively? और कंसीडर करना है ऑफ कोर्स 100 एटम को। देखिए बेटा, परसेंटेज के टर्म में लिया जाता है, और हमें जब भी कोई वैल्यू को जज करना होता है, लाइक जब हमारे पास फिगर आउट करने के लिए कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती, वी ऑलवेज टेक द वैल्यू 100 हियर। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ये आप लोगों के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज ऑन 2023 के फर्स्ट पेपर में, बट वहां पर क्या था, वहां पर क्लोरीन के आइसोटॉप्स का क्वेश्चन था, यहां इन्होंने कर दिया बोरॉन का। तो दैट्स मीन पेपर में क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों के एग्जाम में आ चुका है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यू हैव टू सी कि कौन से आइसोटॉप्स लिए गए हैं। यहाँ पर जो आइसोटॉप्स लिए गए हैं वो बोरॉन के लिए गए, दिस इज बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। होप आप लोग आइसोटॉप तो जानते हैं। आइसोटॉप्स उनको बोलते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे यू हैव टू सी हियर कि दिस इज टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का मतलब होता है लाइक कंक्लूजनली या एवरेज वर्ड आप बोल सकते हैं। तो एवरेज जो है दोनों के एटॉमिक मास का, दिस इज 10.81, राइट। इसमें वी डोंट नो कि किसका कितना परसेंट है जो एक्चुअल में हमें निकालना है। आप लोगों ने शायद 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा परसेंटेज इन योर मैथमेटिक्स, कि जब भी आपके पास कोई टर्म नहीं दिया होता था, वी ऑलवेज टेक द वैल्यू ऑफ 100। तो बस यहाँ पर भी यही करना है। इवन यूपीएससी ने आपके लिए इजी भी कर दिया, उसने आपको वैल्यू भी कंसीडर करके दे दी कि भाई 100 करके ले लेना है ना। तो अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वी डोंट नो कि किसकी कितनी परसेंटेज है। लेट करते हैं कि ये B10 वाले की हमने एक्स ले ली, तो भाई बी की कितनी हो गई, टोटल 100 है, दैट शुड बी 100 माइनस एक्स, राइट। अब आपने लगा देना है आपका परसेंटेज का फॉर्मूला। क्या होता है परसेंटेज का फॉर्मूला? फर्स्ट वन वाले का एटॉमिक जो भी परसेंटेज थी आपकी, वो मल्टीप्लाई एटॉमिक मास। नाउ द क्वेश्चन अराइव, व्हाई वी टेक द एटॉमिक मास? हम तो एटॉमिक नंबर भी ले सकते थे ना, क्यों नहीं लिया एटॉमिक नंबर? आइसोटॉपिक है, आइसोटॉपिक स्टैंड फॉर द सेम एटॉमिक नंबर विद द डिफरेंट एटॉमिक मास। देन दिस इज 100 माइनस एक्स, क्योंकि इसकी परसेंटेज, इसका पार्ट हमने 100 माइनस एक्स कंसीडर किया था, और एटॉमिक नंबर कितना था, मल्टीप्लाई 11 एंड अपॉन में, भाई परसेंटेज निकालने किसमें से निकालेंगे, 100 से निकालेंगे, अपॉन 100 कर दीजिए, और टोटल कितना गिवन है, दिस इज 10.81, राइट। अब सॉल्व कर लेते हैं। मैथमेटिक्स स्मार्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन स्मार्ट होनी चाहिए आप लोगों की। दिस इज 10x प्लस 1100 माइनस 11x, राइट। 100 ऑलरेडी उधर ले जा चुके हैं। यहाँ पर आपका गया, दिस इज 108100 एंड यहाँ से माइनस, ओके, माइनस 1100, दिस इज योर सिंपली कैलकुलेशन। तो इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं, है ना। दिस इज माइनस एक्स, हाँ, और इसको करेंगे, ये आ जाएगा आपका माइनस 19।
माइनस से माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया 19%। दैट्स मीन बोरॉन 10 वाले की परसेंटेज आपकी निकली है 19%, राइट। बहुत बार ऑप्शन में हमें इस तरह का आ जाता है कि हम एक ही वैल्यू से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि भाई हमें टाइम को भी सेव करके चलना है। तो हमने देखा यस हमारे ऑप्शन में ऑलरेडी 19% है और किसी ऑप्शन में 19% है ही नहीं। तो थ्रू द एलिमिनेशन प्रॉपर्टी, जो कि कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत ध्यान से समझनी है, आप ए ऑप्शन पर चले जाएंगे। इफ यू वांट टू सॉल्व, अगर आप फिर भी क्रॉस चेक करना चाहते हो तो कर लो भाई, 100 माइनस 19 करो, आपका 81 आ जाना है ना। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी 19 नहीं था, 19 सेकंड वाले में था। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन करा है कि B10 वाला फर्स्ट में लेना है और आपने फर्स्ट ही B10 करा है। होप ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। एज अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। तो होप आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन कोई न्यू नहीं था, ऐसा क्वेश्चन 2023 में ऑलरेडी आ चुका है क्लोरीन के आइसोटॉप्स का, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली कम्स फ्रॉम मैन मेड कंपाउंड। मैन मेड कंपाउंड्स में आपके सिलेक्टेड कंपाउंड्स हैं, जैसे सीमेंट, ग्लास, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, राइट। तो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपकी एंट्री में ऑलरेडी आ चुके हैं एंड दिस इज आल्सो फ्रॉम दैट टॉपिक, राइट। टॉपिक क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट। सबसे पहले आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि व्हाई वी सेड दिस इज पोर्टलैंड। तो बेटा बहुत इजी वर्ड है। पोर्टलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का एक जगह का नाम है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले सीमेंट यूज हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया पोर्टलैंड सीमेंट। अब पोर्टलैंड सीमेंट तो हो गया, दिस इज लाइक कि भाई इसकी कंपोजिशन क्या होगी। बेटा जब भी हम सीमेंट की कंपोजिशन की बात करते हैं तो बेसिकली सीमेंट की कंपोजिशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मोस्टली बुक्स वगैरह में ऐसी कंपोजिशन नहीं दी रहती, बुक में तो डायरेक्ट कंपोजिशन दिया रहता है। बट होता क्या है, जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं बेटा, तो कंपोजिशन में फर्स्ट होती है, दिस इज योर मेन कंपोजिशन। मेन स्टैंड फॉर जिसकी परसेंटेज सबसे हायर हो, और सबसे हायर परसेंटेज होती है लाइम, CaO, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इसकी जो परसेंटेज है विच इज अराउंड 60 to 65%, ओके। तो ये जो लाइम होता है ना आपका, इसका दूसरा नाम होता है क्विक लाइम। बेसिकली ये ठीक है, ये आपके सीमेंट के नेचर को हार्ड करता है। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ये परसेंटेज 60-65 की बजाय 80 कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो सीमेंट है वो हार्ड हो जाएगा। दैट्स मीन अगर मुझे सीमेंट की हार्डनेस को इंक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइम की अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अभी लाइम की जो अमाउंट है वो है 60-65। दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज आल्सो कम्स इन योर एंट्री कि भाई ये परसेंटेज हायर हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि नेचुरली नहीं मिला है ना हमें, हमने बनाया, इट्स अ मैन मेड कंपाउंड। दैट्स मीन कि इसकी कंपोजिशन में अगर हमने चेंज करा तो चेंजेस होगा ही होगा। तो मेन कंपोजिशन जो है वो आपकी लाइम की हो गई। उसके बाद जो सेकंड कंपोजिशन होती है, दिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल कंपोजिशन। बेटा किसी भी बुक में आपको प्रिंसिपल कंपोजिशन करके कभी मेंशन नहीं होगा। एक्चुअली प्रिंसिपल कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपने इसकी परसेंटेज को कम या ज्यादा किया तो ये क्या करेगा, ये आपके एंटायर जो भी कंपोजिशन आप बना रहे हैं उसकी उसकी प्रोसेस पर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पर, या उससे जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल कंपोजिशन है वो 2 है। फर्स्ट इज योर एल्यूमिना, Al2O3, एंड सेकेंड इज योर सिलिका, दिस इज SiO2। बेटा एल्यूमिना जो इसमें होता है विच इज अराउंड 5 to 7% एंड सिलिका जो होता है अप्रोक्सीमेटली 20 से 25%, राइट। और कुछ कंपोजिशन इसमें होती है जिसे हम मिक्स्ड कंपोजिशन कहते हैं। दैट्स मीन जिनका सिर्फ एक ही काम है इन सारी कंपोजिशन को कंपाइल करके रखने का, वो होते हैं आपके ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, मैग्नीज और मैग्नीशियम, राइट, विच इज अप्रोक्सीमेट 5%। सबको मिलाकर कितना हो गया, 5% हो गया। अब यहाँ पर एल्यूमिना और सिलिका प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब मान लो आपसे PYQ है, अगर आप लोगों ने देखा होगा आपसे इससे पहले के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई एल्यूमिना की अमाउंट बढ़ गई बताओ क्या होगा, सिलिका की अमाउंट बढ़ गई बताओ क्या होगा।
तो भाई क्या होगा, प्रिंसिपल कंपोजिशन है तो ये सीमेंट के सॉल्डिफाइड होने के रेट को कम ज्यादा करता है। मींस अगर एल्यूमिना डाला तो वो सीमेंट जो आपका 5 मिनट में सॉल्डिफाइड हो रहा था, अब वो क्या होगा, एल्यूमिना ज्यादा होने की वजह से क्विक सेट हो जाएगा, मतलब लेस देन 5 मिनट में सेट हो जाएगा। और आपका जो सिलिका है अगर वो एक्सेस हो जाए तो ये सेटिंग टाइम कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन। अब हम ऑप्शन देखते हैं, कहते हैं इनमें से कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट है। तो एसेंशियल बेटा मेन और प्रिंसिपल वालों को ही कंसीडर करेंगे, राइट। अब इसमें फर्स्ट कहता है दिस इज सैंड, लाइम एंड क्ले। क्ले तो यहाँ हमने कहीं पढ़ा नहीं। नेक्स्ट पर आते हैं, दिस इज सिलिका, एल्यूमिना और लाइम, ये तो हमने पढ़ा है ना, तीनों यही आ गए। फिर भी अगर आपको एक आंसर मिल जाए ना तो अभी होल्ड करके रखना है, अभी नेक्स्ट ऑप्शन पर भी चले जाओ, मे बी वो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो। दिस इज सिलिका, लाइम, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो होता ही नहीं, हमने कहीं पढ़ा ही नहीं यहाँ पर, है ना। दिस इज सैंड, ग्रेफीन और क्ले। तो बच्चे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा दिस इज सिलिका, एल्यूमिना और ये आपका लाइम, ठीक है। लाइम, क्विक लाइम, CaO को ही कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यस, ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमें नहीं आता, हम स्किप कर देंगे, है ना। बच्चे ऑक्सीडेशन नंबर स्किप करने लायक टॉपिक है ही नहीं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एवरी ईयर फिक्स है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। अब वो डिपेंड्स ऑन यू, मतलब ऑफ कोर्स तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स मे बी आपका इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या मे बी इस तरह से आ जाए। सम टाइम तो इतने प्रॉपर्टीज रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं क्वाइट इजी, लाइक रेंसिडिटी, रस्टिंग। तो इसी तरह ये है, इसमें भी बहुत पैनिक होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और किसका निकालना है, वेंडियम ऑक्साइड का निकालना है। एक और चीज मैं हमेशा इंडियन स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, आपको फॉर्मूला में नहीं उलझना। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो डोंट वरी, यूपीएससी आपको फॉर्मूला मेंशन करके दे रही है। देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन, दिया है ना आपको फॉर्मूला, तो बस यहीं पर आते हैं। दिस इज V2O5, और बेटा यहाँ पर देखिए अभी किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको वेंडेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप एक्स लेट कर लीजिए, कर लिया। नाउ इसके तो 2 एटम्स हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई कीजिए बाय 2 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बेसिकली 4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है। इन जनरल किसी भी फॉर्मूले के साथ लेना है तो -2 लेना है, -1 स्पेसिफिकली फॉर अ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, -12 स्पेसिफिकली सुपर ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। एंड योर 2 + 2, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सारे माइनस में थे, 1 + 2 है, तो इसका मतलब ये तो किसी नेगेटिव के साथ बन रहा होगा, एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन। तो मतलब ऑक्सीजन हमेशा माइनस ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, सिर्फ एक कंडीशन को छोड़कर, जब वो नेगेटिव एलिमेंट के साथ आएगा, फ्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर हमें जर्नल वाला ही लगाना है, जर्नल वाले में बेटा -2 ऑक्सीडेशन नंबर लगाएंगे। हो बात समझ में आई। अब इसमें कितने एटम हैं आपके, 5 एटम है, तो करना सिर्फ ये है, इसमें मल्टीप्लाई 5 कर देना है और इक्वल 0 कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट, क्या ऑलवेज इक्वल 0 आएगा, वी सेड नो, सिर्फ उस केस तक में 0 आएगा जब तक इसके एंटायर के ऊपर आपको कोई पावर ना दे। अगर कोई पावर या कोई साइन दे दिया तो वो साइन की वैल्यू यहाँ पर आ जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, नहीं दिया ना भाई, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा देंगे और ये हो जाएगा दिस इज 2x - 10 = 0, और ये x = आ गया आपका 5। तो भाई ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्या ये हमारे ऑप्शन में, वी सेड यस, ये रहा हमारे डी ऑप्शन में, दिस इज +5। तो हो गया ना करेक्ट आंसर, और इजी भी था, बहुत ज्यादा लेवल क्वेश्चन भी नहीं था। होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये वाला भी डन हो गया। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लिया गया है आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक में से। बेटा एनडीए का 99% पेपर्स ऐसे हुए हैं जिसमें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। मतलब कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इसका क्वेश्चन ना आया हो। ओके, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
मतलब वो स्टूडेंट जिनको लगता है यार केमिस्ट्री तो बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं आती, मुझसे नहीं होती, तो वो इस टॉपिक को लर्न कर ले। यस क्या बोला मैंने, लर्न कर ले, क्योंकि इसमें लर्निंग पार्ट ही ज्यादा है। तो ये उसी पर क्वेश्चन है और मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर प्रॉपर मेंशन किया गया है एलोट्रॉपिक फॉर्म। बेटा एलोट्रॉप उसको बोलते हैं जिसको क्या बोला है हिंदी में, इसको क्या बोला जाता है, दैट इज समरूपता। दैट्स मीन कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फेस में मिल रहा है। मतलब अगर हम डायमंड या कोल को ले तो डायमंड के अंदर भी कार्बन ज्यादा, कोल के अंदर भी कार्बन ज्यादा, दोनों के अंदर कार्बन ज्यादा, स्टिल दोनों की फिजिकल लुक अलग अलग है। हो सकता है सम ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाए, हो सकता है डिफरेंट हो जाए। तो इसका मतलब जिसमें प्रिंसिपल कंपोजिशन सेम हो उसको उसी का एलोट्रॉप बोल देते हैं। और बच्चे याद रखना कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है, ठीक है। वहीं पर नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी नो एलोट्रॉपिक फॉर्म, उसका कोई एलोट्रॉप नहीं होता, ठीक। चलिए अब लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज है और यहाँ पर ये एलोट्रॉप्स के नेम है। जैसे सबसे पहला बोलता है दिस इज थिनेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है। ये थिनेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जो है ग्रेफीन को बोलते हैं, और ग्रेफीन है हमारे डी ऑप्शन में। ग्रेफीन इतना अच्छी कंडक्टिव प्रॉपर्टी शो करता है ना, कंडक्टिव प्रॉपर्टी, कि जितनी भी आपके टच स्क्रीन मटेरियल हैं उन सब में यूज किया जाता है, ठीक है। सारे टच स्क्रीन मटेरियल में यूज किया जाता है आपका ग्रेफीन। तो बेटा ग्रेफीन डी वाले का हो गया फर्स्ट का डी। तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें, अभी आपका फर्स्ट का डी आ गया जिसमें आप बहुत श्योर हैं, ऑप्शंस में देख लीजिए, फर्स्ट का ये हमें ए और बी में मिल रहा है, यानी सी और डी को आप एलिमिनेट कर देंगे। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ये कहता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। आई थिंक ये आप लोग 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डायमंड इज कंसिडरेबल एज द हार्डेस्ट मटेरियल, पढ़ रहे हैं ना। और ये भी पता है कि डायमंड तो नेचुरली फॉर्म्ड होता है, वो बात अलग है कि हम उसको आर्टिफिशियली भी बना पाते हैं, है ना। बट यहाँ वी सेड हार्डेस्ट मटेरियल है तो विल गो विद द डायमंड, तो दिस इज डायमंड बी का 2। तो वैसे तो और देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज क्वाइट क्लियर इन योर ऑप्शन नंबर ए। अब इससे फायदा हुआ ना आपको, अभी आपको रिमेनिंग 2 अगर नहीं भी आते तो टेंशन नहीं लेनी, 2 तो श्योरली आ रहे हैं ना। फिर भी आप देख लीजिए, अगर ये वेरी लाइट बोलता है तो ये फुलरेन के लिए होता है। फुलरेन ना आपका मैन मेड है, ठीक है। और ये सॉफ्ट और स्लीपरी, दैट इज योर ग्रेफाइट। बेटा सॉफ्ट और स्लीपरी होने की वजह से इट इज एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट की तरह से एक्ट किया है। अगर आप बोले फुलरेन को कहाँ यूज करते हैं, तो फुलरेन भी आपका ल्यूब्रिकेंट की तरह से यूज किया जाता है। मतलब सपोज वी हैव अ फुलरेन एंड अ ग्रेफाइट, तो फुलरेन के लिए हमेशा वर्ड यूज किया जाता है वंडरफुल ल्यूब्रिकेंट, मतलब बहुत अच्छा ल्यूब्रिकेंट है आपका। तो हो बच्चे आपको ये आंसर समझ में आया होगा, एज अकॉर्डिंग मी ए शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये इसका आपको इसका आंसर मिल गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वाटर गैस। बेटा वाटर गैस के बारे में बात करें तो आपके गैसियस फ्यूल होते हैं। और जैसे मान लो जब हम फ्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास 3 वेराइटीज ऑफ फ्यूल्स हैं। 3 या तो वेराइटीज बोलिए, कैटेगराइज बोलिए, दिस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड होते हैं ना उनकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, तभी जब हम सॉलिड को बर्न करते हैं तो उसमें थोड़ा इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इसलिए उसका जो फ्लेम होता है वो ब्लैकिंग होता है। दैट्स मीन कि वो कैसा हो गया, सूटी फ्लेम हो गया। आप लिक्विड को बर्न करते हैं तो लिक्विड में भी कंपोजिशन जो बर्निंग हो रही है, कंबशन हो रहा है, वो इतना कंप्लीट नहीं होता, राइट। और जब आप गैसेस फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें कंप्लीट कंबशन होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम फ्यूल के कंबशन को देखकर जज कर सकते हैं कि ये कंप्लीट कंबशन है या नहीं? तो यस बेटा, आप आराम से जज कर सकते हो। कैसे? थ्रू द फ्लेम कलर। आप लोगों ने कभी नोटिस किया है आपके घरों में जो वो गैस फ्यूल होता है ना, जो वो जलता है तो उसके फ्लेम का कलर ब्लू होता है, तो ब्लू कलर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो अगर आपके फ्यूल में ब्लू कलर आ रहा है तो दैट्स इंडिकेटेड कि यार इसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाईएस्ट है, सबसे अच्छा फ्यूल है ये आपका, है ना। तो हुआ क्या था, जब एसिड रेन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हुआ था तो वहां पर गैसेस फ्यूल को ही मैंडेटरी कर दिया गया था कि बस यही यूज करने हैं आपको। हम चाहे फ्यूल्स में वो अपने व्हीकल्स में लें, चाहे हम इंडस्ट्री एरिया में लें, हम हर जगह गैसेस फ्यूल यूज करते हैं। गैसेस फ्यूल में बेटा
आपके बहुत सारे फ्यूल्स आते हैं, मैं भी थोड़ा सा नेम्स बता देती हूँ आपको, अदरवाइज तो डिटेल स्टडी वाला है थोड़ा सा। दिस इज कोल गैस, वाटर गैस, बायोगैस, सिंथेटिक गैस, एलपीजी, एलएनजी एंड एवरी ईयर एक क्वेश्चन फिक्स है। इससे पहले वाले पेपर में आपका बायोगैस की कंपोजिशन पूछी थी, है ना। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा गैसेस फ्यूल बेस्ट है, तो बेटा बेस्ट वो होता है जो आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाए। अब यहाँ पर ये तो हम बना रहे हैं ना, तो इजीली अवेलेबल का मतलब है कि आपको इसमें बनाने में आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो, वेस्टेज कम हो और प्रोडक्ट्स जो है वो एफिशिएंट हो। तो बायोगैस प्लांट आपने देखा होगा मोस्टली, वहां पर क्या होता है, रफ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, वेस्ट मटेरियल, जो कूड़ा, जो बेकार वेस्ट प्रोडक्ट्स है, आप उनको यूज करते हैं, आप उनसे बायोगैस बनाते हैं। और फिर जो वेस्ट बच जाता है, द रेसिड्यूज लेफ्ट आफ्टर द बायोगैस सेपरेशन, जो भी लेफ्ट रह गया उसको भी थ्रो नहीं कर दे, फेंकते नहीं है, उसको भी एज अ फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजनियस बेस होता है। तो आप देखो बना वेस्ट मटेरियल से और इसका वेस्ट मटेरियल भी यूज कर लिया गया है ना। तो फिलहाल यहाँ टॉकिंग अबाउट द वाटर गैस, वाटर गैस इसलिए नाम पड़ा बेटा इसका क्योंकि जब टर्बाइंस चलती है ना हाइड्रो पावर प्लांट में, तो वहां पर वाटर बहुत स्पीड से रन करता है। तो जब वो जो स्टीम वाटर है वो कोल के ऊपर आकर गिरता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, जिसको हम वाटर गैस कहते हैं। तो यस, ये हमारे ऑप्शन में है, दिस इज इन ऑप्शन बी। तो ये मेरी साइड से करेक्ट आंसर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, होप ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ लेट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये भी कोई न्यू क्वेश्चन नहीं है आप लोग के लिए। आप लोग को लग रहा होगा मैं सारे क्वेश्चन पे ऐसे कह रही हूँ, नहीं, आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एवरी ईयर एक क्वेश्चन आपका पीएच वैल्यू का आता ही आता है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर का पीएच का आ गया, कभी आपके ब्लड के पीएच का आ गया, कभी टी और कॉफी के पीएच से रिलेट कर लेता है, कभी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के पीएच से कर लेता है, बट एक क्वेश्चन पीएच का आता ही आता है ना। और ये वही होता है जो कहीं ना कहीं आपका डेली लाइफ में यूज हो रहा है। तो बिफोर आप अपने सराउंडिंग में देखो, पहले अपने बारे में तो जान लो, यस आपकी बॉडी का पीएच क्या है। तो बच्चे हमारी बॉडी का जो पीएच है वो 6.8 से 7.2 है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है दिस इज 6.8 से 7.2। ओके, बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है वो वीक बेस होती है या वीक एसिडिक होती है। तो 6.8 से 7.2 इज द करेक्ट, या फिर बोल सकते हैं रेंज में है। ये जो वैल्यू है ना ये वैरी करती है हमेशा। आप कभी बुक पर जाना, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखना, 10th क्लास की एनसीईआरटी में आपको इजीली पीएच की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, बस वहीं से कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया, होप डन। अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन तो होप आप लोगों को आता ही होगा। हाँ, क्यों मैं बोल रही हूँ आता ही होगा, जब हम लोग 11th-12th में पढ़ा करते थे तो हमने ये लैब में किया हुआ भी होता था टेस्ट, राइट। चलो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। होता क्या है ना बेटा, एसेंस फॉर्म में यूज किया जाता है आपका, जब हमें which one among of the following components have a sweet and fruity smell। तो वो फ्रूटी स्मेल्स के लिए ये जो कंपाउंड यूज किया जाता है, द केमिकल कंपाउंड, बेसिकली होता क्या है, आपकी एथाइल अल्कोहल होती है बेटा। हाँ, ये जो आपकी एथाइल अल्कोहल है इसको विनेगर के साथ ऐड कर लिया जाता है। अब विनेगर में क्या है, एक्चुअली विनेगर ना बोल के आप बोलिए एसिटिक एसिड में ऐड कर लिया जाता है। तो इसमें एसिटिक एसिड ऐड कर लिया जाता है। मैं बताऊंगी मैंने विनेगर क्यों नहीं बोला, क्योंकि विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ पर हम डाइल्यूट नहीं यूज करते हैं ना। तो अभी ये यहाँ पर एसिटिक और एथाइल को ऐड करा, तो जो आपका कंपाउंड बना दैट इज योर एथाइल एसीटेट। ठीक है, ये जो एथाइल एसीटेट है ना बेटा, ये बड़ी स्वीट सी स्मेल देता है, स्वीट सा टेस्ट देता है और एक फ्लेवर देता है जिसको हम फ्रूटी फ्लेवर कहते हैं। तो ये हमारे सी ऑप्शन में है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। होप इसका भी आंसर आपको मिल गया। यस, ये क्वेश्चन मैं बोलती हूँ कि हाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे। रीजन है उसका, क्योंकि अब तक के एग्जाम में कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन नहीं आया है ना, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन नहीं आया। तो आपको यहाँ से भी कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर हम ये बोले, अभी जो मैंने क्लास स्टार्ट कर दी तो मैंने बोला था कि बेटा पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। और देखो
यूपीएससी एवरी ईयर करती है, कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एडिशनल क्वेश्चन ऐसा ऐड ना हुआ जो अब तक नहीं आया हो। भाई यूपीएससी इज फेमस फॉर ना टफेस्ट एग्जाम्स, तो ऑब्वियसली चेंजेस तो करना ही करना है। तो यहाँ पर भी किया, ये क्वेश्चन करा। अब वो स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को लेके बॉदर हो गए है ना, वो ये क्यों नहीं सोचे कि यार रिमेनिंग तो आपके डायरेक्ट है, वही क्वेश्चंस हैं जिस तरह के क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो हम एक क्वेश्चन से बॉदर क्यों होंगे, है ना। तो चलिए खैर, जिनको नहीं आया उनको बता देती हूँ बेटा। ये जो आपका NaCl है, दिस इज NaCl, आपको पता भी है इसमें दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, है ना। तो इसमें जो Cl होता है दिस इज फेस क्यूबिक सेंटर, और जो Na है आपका दिस इज ऑर्थाहेड्रल बोल सकते हैं इसमें। वैसे मैं आपको एक इजी ट्रिक बताती हूँ इसको भी सॉल्व करने की। होता क्या है, किसी भी कंपाउंड में जो आयंस का रेशियो होता है, यहाँ पर 1:1 है, तो वही उनके कोऑर्डिनेट के रेशियो का भी होता है। दैट्स मीन हमें ऑप्शन में देखना है क्या 1:1 में कोई है, तो हमने देखा यस, हमारे पास D है और C है, बट A और B को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब हमें देखना है C और D में से कौन सा करेक्ट होगा। आपको बता दूं, जब भी सोडियम आपका किसी की भी साथ कंपाउंड बनाता है विद ऑलवेज विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि आपके मेटल है ना, तो ये हमेशा 6 ही कोऑर्डिनेट नंबर शो करता है। तो अगर आपको ये ट्रिक भी, ये फॉर्मूला भी याद रहा था, तो आप इसको इजीली टिक कर सकते थे। सी 6:6 should be the correct answer from my side. Hope it is done. चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओके यस, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज लाइक, मतलब ये एनडीए एंट्री में आई थिंक ये 5th या 6th टाइम आया है दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। वो स्टूडेंट जो हमेशा PYQs देखते रहते हैं, PYQs की प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होगा। मोस्टली क्या होता है, बी से, एंड से, या कभी चलते हुए किसी प्लांट से स्टिंग होने पर हमें ईचिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, तो एक नेचुरल एसिड उसके अंदर दिया जाता है जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पर भी यही है, इनमें से कौन सा एसिड है, द निटल लिव हेयर दैट कॉज बर्निंग, हाँ, जो आपको बर्निंग सेंसेशन करता है। तो बेटा आपका कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, उसमें आता है आपका फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, फॉर्मिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मेथेनोइक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मेथेनोइक एसिड ए, दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। होप डन हो गया बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे भी होंगे कि और भी बार आपके एनडीए में आ चुके हैं। आई थिंक 2022 में लास्ट आया था, उसके बाद ये अब आया है। तो अगर किसी ने PYQs कर रखे होंगे भाई, तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। नाउ नेक्स्ट पर आते हैं, सॉरी नेक्स्ट आपका ये था, हाँ, दिस डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अरे अभी तो बात करी थी हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में। ओके, थोड़ा सा बताती हूँ आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में। बेसिकली क्या होता है ना बच्चे, हमारे स्टमक के अंदर है HCl, ठीक, दैट इज गैस्ट्रिक जूस, जिसका जो pH है अराउंड 2 है, 2 pH है। ओके, तो अब होता क्या है कि अगर हमारा जो pH है ये 2 से कम हो गया, तो इससे बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई। अब एसिडिटी को ठीक करने के लिए आपको ऐसा क्या लेना है जो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एक्सेस एसिडिटी को रिमूव करे। मतलब pH 2 नियर अबाउट रहना चाहिए आपका, नहीं तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपने जो भी लेना है, या तो आपको जो भी लेना है दैट शुड बी द बेस, सॉल्ट या फिर एसिड। तो अगर आपको बेस लेना है तो वो वीक बेस होना चाहिए, और द बेस्ट एंटीडोट हमारी बॉडी का, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस इज MgOH का होल ट्वाइस, जिसको हम एंटा एसिड भी बोलते हैं, जिसका pH अराउंड 10.5 होता है। ठीक है बेटा। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक चीज और आप लोग को बता देती हूँ, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता तो वो भी हम यूज करते हैं अपनी सॉइल के एसिडिक नेचर को ठीक करने के लिए। तो मिल्क, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यस इट इज एन ऑप्शन डी। तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। होप समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डन हो गया। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज सोप विद वाटर फॉर्म। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैनमेड कंपाउंड से भी बताया। देखिए एक क्वेश्चन सीमेंट का आया और एक आपका सोप का हो गया।
मैन मेड कंपाउंड्स में सोप और डिटर्जेंट भी आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सोप और डिटर्जेंट, तो होता क्या है ना बेटा कि जो सोप है आपका वो आपके सिर्फ सॉफ्ट वाटर में लेदर देता है, और जो डिटर्जेंट है वो सॉफ्ट और हार्ड दोनों में लेदर दे देता है, ठीक है। तो जब हम सोप के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सोप के अंदर जो कंपोनेंट है वो है आपके, एक आपका सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, और दूसरा है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 एसिड होते हैं, पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड, ठीक है। नाउ जब हम किसी सोप को किसी क्लोथ के ऊपर डालते हैं और उसके ऊपर वाटर डालते हैं, बिकॉज बिना वाटर के तो सोप डिजोल्व ही नहीं होगा ना, एक्ट ही नहीं करेगा, अपना क्लीनिंग एक्शन ही नहीं करेगा। तो जब इसमें लेदर बनते हैं उसे मिससेल कहते हैं। तो वो जो मिससेल होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक, और एक आपका होता है हाइड्रोफोबिक। मतलब तो आप नाम से भी समझ सकते हैं, एक जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, एक जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, दैट्स मीन ऑयल्स में हो जाता है ना। तो आपके सोप के अंदर लॉन्ग चेन शॉर्ट चेन होती है। मतलब यहाँ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपके सोप के अंदर 2 चेन्स होती हैं, एक हाइड्रोफोबिक होती है, एक हाइड्रोफिलिक होती है। अब मुझे इन दोनों के लिए एक सिंगलटन वर्ड यूज करना है, तो दैट सिंगलटन वर्ड इज लायोट्रोपिक, ठीक है। तो अगर आपसे बताते व्हाट इज लायोट्रोपिक, तो लायोट्रोपिक्स मींस ये वो लिक्विड क्रिस्टल है जो आपका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों तरह के लेदर्स बनाता है, और ऐसा सिर्फ सोप में होता है, डिटर्जेंट में नहीं होता। व्हाई? क्योंकि डिटर्जेंट के अंदर कार्बोक्सिलिक की बजाय आपका सल्फोनिक एसिड है जो आपके हार्ड वाटर में भी सॉल्युबल है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोप। तो सोप में कौन से वाले क्रिस्टल बन रहे हैं, दैट इज लायोट्रोपिक। तो दिस डी इज करेक्ट आंसर फ्रॉम माय साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोप वाला डन हो गया, नाउ द नेक्स्ट। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ बोरेक्स। देखो बेटा, अभी मैंने आपको बताया था कि आपके ना कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बोरेक्स हो गया, और कौन कौन से हैं ऐसे वही बताती हूँ। आपका जिप्सम है, पीओपी है, सोडा में चाहे आपका वॉशिंग सोडा, बेसिक सोडा नहीं, दिस इज बेकिंग सोडा, और आपका कास्टिक सोडा है, विट्रॉयल है, ब्लू विट्रॉयल, ग्रीन विट्रॉयल, व्हाइट विट्रॉयल, और ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनके केमिकल फॉर्मूला आपको पढ़ने है ना। अब यहाँ पर भी आपको देखो, आपको केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया, सिर्फ बोला कि उसकी कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन आपको पता ही होगी क्या होती है, इसकी कंपोजिशन होती है, दिस इज सोडियम होता है इसके अंदर, हाँ इसके अंदर सोडियम होता है, और ऑक्सीजन होता है, बोरॉन होता है आपका, और ऑक्सी हाइड्रोजन होता है। फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, ये आपका आपने पढ़ा भी होगा वैसे। दिस इज सोडियम ऑक्सा, दिस इज 5, दिस इज 4, डॉट करके आपका 8H2O होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने ना फॉर्मूला, और अगर 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 आपको फॉर्मूला नहीं आता तो बेटा इतना पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है, है ना। एक मिनट, ये फॉर्मूले को ना हम दोबारा से लिख लेते हैं, थोड़ा मिक्स हो रहा है, इसको हम वापस से लिख लेते हैं। दिस इज Na2O2B5.OH4.8H2O, दैट इज अ वेरी कॉमन फॉर्मूला। और अगर आपको नहीं भी आता तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना बेटा। क्यों नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर देखो, लुक एट दिस क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं पूछा कि व्हाट शुड बी द करेक्ट फॉर्मूला, है ना। उसने ये नहीं पूछा कि करेक्ट फॉर्मूला क्या है, ही जस्ट आस्क्ड, मैंने वापस से सेम लिख दिया जो पहले लिखा था, दिस इज 5 एंड दिस इज 2, सॉरी, यहाँ B2O5। तो बेसिकली यहाँ पर फॉर्मूले से मतलब नहीं था, सिर्फ कंपोनेंट से मतलब था। तो लेट्स सी द कंपोनेंट कौन से ऑप्शन में है। तो लेट्स द फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है आपका, सोडियम है, यस सोडियम है, बोरोन है, यस भाई है, मैग्नीशियम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, एलिमिनेट करो। फिर नेक्स्ट पर आ जाइए, सोडियम है, बिल्कुल है, बोरोन है, बिल्कुल है, ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, हाइड्रोजन है भाई, हाँ। तो इसको हम होल्ड कर सकते हैं, अभी आई सेड होल्ड, है ना, क्योंकि अभी नेक्स्ट पर भी जाना है। तो नेक्स्ट में पोटेशियम तो नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस पोटेशियम, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नीशियम, हमने इनको एलिमिनेट किया। यहाँ पर आते हैं सोडियम, बोरॉन, नाइट्रोजन कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि है ही नहीं, दिखाई कहाँ से देगा। तो दिस शुड बी करेक्ट आंसर फ्रॉम माय साइड।
ओके बेटा, बोरॉक्स का केमिकल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आया हुआ भी था, तो होप कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके ये क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर पूछता है कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होगा। बेटा जब एक क्वेश्चन आपका आता है फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग, एंड दिस क्वेश्चन इज कम फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग, है ना, बहुत इजी है। आयनिक प्रॉपर्टी पे जाइए, जिसकी आयनिक प्रॉपर्टी हायर है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर। तो अगर आपने आयनिक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी तो आयनिक आपके बॉन्ड से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, केमिकल बॉन्ड से ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें से कौन से ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट हायर है, तो आपको पता होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो आयनिक प्रॉपर्टी है वो इन सब से ज्यादा है। तो द करेक्ट आंसर इज योर मैग्नीशियम ऑक्साइड। होप इट इज डन। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, दिस इज the one most important thing which I want to discuss with you. आपके 3 टॉपिक्स केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और अभी आपने देख भी लिया, आपके क्वेश्चंस आए, मैं फिर भी आपको बताती हूँ। तो वन इज रेडियो एक्टिविटी, द सेकंड इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एंड द थर्ड इज केमिकल बॉन्डिंग। अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी ऑलरेडी हमने करा ना, वो वेंडेनियम ऑक्साइड वाला क्वेश्चन, और केमिकल बॉन्डिंग का भी हमने आयनिक वाला करा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है न्यूक्लियर रिएक्टर दैट बिलोंग्स टू योर रेडियो एक्टिव। तो हम रेडियो एक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर दिया हुआ है, राइट बेटा। व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर? द प्लांट जहां पर हम न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं, राइट, और फिर न्यूक्लियर एनर्जी लेते हैं फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सेवरल एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं फ्यूल्स की तरह से, लाइक योर यूरेनियम। देखो यूरेनियम बेस्ट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड द बेस्ट फ्यूल इज यूरेनियम, बट इंडिया में अवेलेबल थोरियम है तो हम लोग थोरियम यूज कर लेते हैं ना। यहाँ पर उस न्यूक्लियर रिएक्टर के कंपोनेंट से रिलेटेड, बिलोंगिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बच्चे न्यूक्लियर रिएक्टर जो पावर प्लांट होता है उसके कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें, तो चलिए हम इन सारे कंपोनेंट्स की डिटेल कर लेते हैं। लेट्स कम टू द फर्स्ट, दैट इज अभी जिसके बारे में बोल रही थी, दिस इज आपका टरबाइन। टरबाइन क्या होता है? टरबाइन इट्स लाइक अ व्हील स्ट्रक्चर जो वाटर को इतनी स्पीड से सर्कुलेट करता है कि वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हमें न्यूक्लियर रिएक्टर में स्टीम की जरूरत है? तो वी सेड यस वी नीड इट, राइट। क्यों जरूरत है? कूलेंट की तरह से जरूरत है। तो यस टरबाइन की जरूरत है, टरबाइन उसको बिलोंग करता ही है, तो ये बिलोंग करता है। हीट एक्सचेंजर डेफिनेटली होगा, यहाँ पर हीट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। और बहुत सारी बार हमारे साथ हीट कंट्रोलर की फॉर्म में हमें मॉडरेटर भी लगाना होता है। तो यस हीट एक्सचेंजर करेक्ट है, हीट एक्सचेंजर होना ही होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट 2 के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट 2 में है मैकेनिज्म्स टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड अ रिएक्शन चैम्बर। बेटा रिएक्शन चैम्बर वो है जहां पर आपका फ्यूल रखा जाता है, हाँ, फिर उससे जो एनर्जी आ रही है उसको कंट्रोल किया जाता है, एमिशन को कंट्रोल किया जाता है। तो यस रिएक्शन चैम्बर तो ऑलमोस्ट हर प्लांट का पार्ट होगा ना, बट क्या हर न्यूक्लियर रिएक्टर में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा? We said no, it is not mandatory. That's mean ये वाला eliminating option है, और यही बोला था does not belong. तो this should be the correct answer from my side. ओके तो बच्चे ये थे आपके एनडीए 2024 के फर्स्ट पेपर के केमिस्ट्री के क्वेश्चन। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने सारे सॉल्यूशंस को आपके साथ डिस्कस किया विद द एक्सप्लेनेशन, और आपको बताया कि दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन योर एंट्री। आपको पता भी चल गया होगा ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट हाँ बेसिक और कंसेप्चुअल नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं, और अराउंड इतने ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। इट्स द वेटेज इज अप्रोक्सीमेट 10 to 15। कुछ एग्जाम्स ऐसे हुए हैं जिसमें एक्यूरेट 15 या 16 हुए हैं, बट अदरवाइज 12, 13, 14 क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आते हैं। ओके तो होप आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।